दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं महबूबा मुफ्ती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, पीडीपी की अध्यक्षा है और इन दिनों दौरे पर है रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के। इससे पहले उन्होंने पुंछ राजौरी का भी दौरा किया था। मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमसे आपसे ये पूछेंगे कि 370 के बाद जो 5 अगस्त 2019 में संशोधन हुआ था, उसके बाद सबसे पहला बड़ा दौरा आपका किश्तवाड़ और रामबन, कैसा रिस्पांस इस तरफ से मिला है, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से? हर जगह परेशान है। 370 के बाद हटाने के बाद जिस तरह उसको हटाया गया और उसको मुस्लिम हिंदू का इशू बनाया गया कि ये बताया गया कि ये मुसलमानों का है, इसमें जो है बड़ी तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा, दूध की नदियां बहेंगी, सारा जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर का हल होगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि हमसे तो सब कुछ छीना गया, बाहर से तो कुछ नहीं आया, बल्कि जो हमारे पास था, हमारी नौकरियां, हमारी छोटी सी चीजें, जो रेत और बाजरी से लेके जो ठेकेदारी है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ बाहर जा रहा है। तो यहाँ भी लोग परेशान हैं उसी तरह से। और कश्मीर हो, वादी हो या जम्मू शहर हो, वहाँ तो आमतौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका आना जाना रहता है, मगर पीर पंचाल और चिनाब वैली में कम आना जाना रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ जाके देखूं लोगों की क्या मुश्किलात है और लोगों का क्या हाल है। 370 के बाद लोग कैसे महसूस करते हैं। जी मैम, आपने अपने दौरे के दौरान ये कहा कि जो आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती की जा रही है उसकी आपने मुखालफत की है। क्या आपको लगता है कि सॉफ्ट पॉलिसी से कुछ हल हो सकता है? क्या आपके ज़हन में कुछ ऐसा है कि जो सख्ती की जा रही है उसको सॉफ्ट में तब्दील किया जाए, सॉफ्ट पॉलिसी इख्तियार की जाए, उससे कुछ हल निकल सकता है? गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई न करें, मैंने कहा जो आम सिविलियंस हैं, क्योंकि कोई 700 से ज्यादा सिविलियंस को पकड़ा हुआ है, कोई 40 टीचर्स की तफ्तीश चल रही है। तो जो सिविलियंस है, अगर आप उनको सताएंगे, उनको पकड़ेंगे और हर इंसान पे शक करेंगे, हर एक इंसान को शक की नजर से देखेंगे, ये जी कल पत्थरबाज था इसलिए इसको पकड़ना है, ये जी जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता है इसलिए इसको पकड़ना है, ये जी शायद ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है इसको पकड़ना है। तो फिर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को के ऊपर जब भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर कैसे चलाएंगे? अगर आप मिलिटेंट के साथ, तो रोज एनकाउंटर होते हैं, रोज मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, वो तो आपका काम ही है, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, आपस में दोनों के हाथ में बंदूक है। मगर जहां तक सिविलियंस का सवाल है, जहां तक उनकी पकड़ दकड़ का सवाल है, वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना कि आप आम लोगों को सता रहे हैं। जब आप आम लोगों को सताएंगे तो हालात अच्छे होने के बजाय बिगड़ जाएंगे और सबसे पहले उस मुसीबत में, इन बंदूकों के बीच में, इस पकड़ दकड़ के बीच का जो नुकसान है वो सबसे पहले हम लोगों को उठाना पड़ेगा, जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं। मैडम, आप आए दिन कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते रहते हैं, चाहे वो आप सरकार में थे तब भी आपने कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं। अब आपने कहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले आपने कहा था कि 370 के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो बारूद के साथ खेलने जैसा है। खुली चुनौती क्यों देती है? 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, आप मुझे बताइए, आपने 70-80 मिनिस्टर्स की टीम लाई, उनको जगह जगह लेके गए, जैसे वो एक जू होता है ना, जिसमें पिंजरे में आप जानवरों को बंद रखते हैं, इंसानों को बंद रखते हैं, उसके बाद बाहर से लोगों को लाके एक पिकनिक टूर पे लेके जाते हैं। आपने सरपंच के इलेक्शन कराए, वो कहाँ है? वो होटल्स में बंद है, डीडीसी मेंबर होटल्स में बंद है, बाहर वो जा नहीं सकते हैं, कहते हैं जान को खतरा है। मुझे कहीं जाना हो आमतौर से तो कहते हैं आप यहाँ नहीं जा सकती, सिक्योरिटी रिस्क है। तो जब लोगों को कोई बात करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, कोई आवाज उठाता है जुल्म के खिलाफ उसको जेल में डालते हैं। तो क्या यही इसी मुल्क की जमहूरियत है? इसी को हिंदुस्तान कहते हैं? तो अब आग लगने का, जब हम कहते हैं कि हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं, तो बारूद तो यही होता है ना, जब आपके लोग आपसे नाखुश है, जब आपको लोगों का मुंह बंद करना पड़े, उनको पीटना पड़े चुप रहने के लिए, तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है और हमारे मुल्क की इस वक्त? जी, कल ही अपने स्टेटमेंट दी थी, इंफॉर्मेशन थी कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज की किलिंग हो सकती है। क्या वाकई में बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, या फिर यूं कहे कि ये जो सुनने में आया है कि बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन थी कि टारगेट किलिंग्स होने वाली है माइनॉरिटीज की। मगर जैसे मैंने पहले कहा कि ये लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। अव्वल तो ये कि जो इनकी पॉलिसीज रही, जिस तरह से इन्होंने हर चीज को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, कभी झंडा लगाया नहीं होता है तो शाम को झंडों की वो दिखाते हैं कि घर घर में झंडा लग गया,
अरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा जी। 1947 में उठाया और उस वक्त किसी ने जबरदस्ती नहीं उठवाया था, पैसे दे के नहीं उठवाया था, डंडा मार के नहीं उठवाया था, बल्कि अपनी मर्जी से लोग उठाते हैं। आज अगर जी। कहीं कोई झंडे को देखते हैं तो कहते हैं ये भी बड़ा कमाल हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो इन्होंने वहाँ जो पॉलिसी अपनाई उसका नतीजा यह है कि एलिनेशन बढ़ गई। और दूसरा ये जो मिनिस्टरों की फौज लाई, अब देखिए जहाँ डीडीसी मेंबर को फाउंडेशन स्टोन रखना है या किसी का इनॉग्रेशन करना है वो यूनियन मिनिस्टर करता है। अब यूनियन मिनिस्टर डीडीसी मेंबर का, सरपंच का काम करता है और सारा सिक्योरिटी ग्रिड उनके साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो ध्यान है बिल्कुल हट गया। और हमारे जो है, हमारी एक सरदार बच्ची, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बिंद्रू साहब इतने सालों से रह रहे थे, वो जो लड़का दीपक चांद वो मारा गया, वो बेचारा गरीब गोलगप्पे वाला, क्योंकि इनका सारा सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसका ध्यान जो था मिनिस्टरों को घोड़े पे बिठाने में, गुलमर्ग की सैर कराने में, जगह जगह ले जाने में, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो सरपंचों को होटल में क्यों बंद रखा है, डीडीसी मेंबर्स को क्यों बंद रखा है, हमें बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं आजादी के साथ, रोज 3 दिन के बाद मेरे घर के बाहर ताला क्यों लगता है। जी मैडम, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये एग्जैजरेट करके चीजें बाहर करते हैं कि देखिए जी हम जो प्रॉपर्टी है कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापस दिलवाएंगे, छीन के दिलवाएंगे, क्या ये चीजें भी इंस्टिगेट करती हैं इससे जो कुछ जो ताकतें हैं जिन्होंने किलिंग की? ये किसी के सगे नहीं, इनका किसी की फिक्र नहीं, ना इनको कश्मीरी पंडितों की फिक्र है, न हिंदुओं की फिक्र है, न मुसलमान, किसी की इनको फिक्र नहीं है। ये इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी जो पेन को, उसको हथियार बना दिया है पूरे मुल्क में बेचने के लिए और वोट लेने के लिए। इस तरह जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी है उसका भी इतना एडवर्टाइज किया कि हम जी छीन के लेंगे, हम वापस लेंगे। ऐसा माहौल खराब कर दिया इन्होंने ग्राउंड के ऊपर कि जो हो सकता है इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका जो डील है वो गलत हो गया हो, मगर ये कहना कि तमाम डील्स गलत हैं। अभी गांदरबल में जो तहसीलदार है उसने सारे गांदरबल के लोगों को बुलाया कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो किसने पंडितों की जमीन खरीदी है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो इससे तो एक एलिनेशन बढ़ रहा है ना, लोगों में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया, जिसकी वजह से हमारे कश्मीरी पंडित भाई जिनको हम चाहते हैं ये वापस आए, ये अपने गांव में रहे, अपने शहरों में रहे, अब ट्रांजिट कैंप्स में रहे, जहां भी इनको अपनी सेफ्टी लगे, सिक्योरिटी रहे वहां रहे। मगर इस तरह से ये हम इन दोनों की दूरियां बढ़ाते हैं, जिससे बजाय वो वापस आ जाएं, खुदा ना खास्ता वो कश्मीर छोड़ के वापस जा रहे हैं। मैम, ये मंत्रियों के जो विजिट है, क्या इसको आप सिंसियर एफर्ट मानते हैं या फिर पब्लिक को एंगेज किया जा रहा है या फिर इलेक्शन की एक्सरसाइज की जा रही है? मैंने कहा ना, एक गाइडेड टूर है दुनिया को दिखाने का कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है। अदरवाइज मुझे बताइए जो काम डीडीसी मेंबर का है, कहीं इनॉग्रेशन करना है, कहीं छोटा मोटा फाउंडेशन स्टोन रखना है, तो वो आपकी यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं और जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, वहां क्या करते हैं वो? ये जो बंद रखे हुए हैं सरपंच हैं, ये जो बंद रखे हुए पंचेस हैं, डीडीसी मेंबर है, उनको सामने लाके उनके तकरीर करते हैं। तो इनके पास क्या, दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर्स के पास कोई काम काज नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कि यहाँ सब ठीक ठाक है, इनकी सारी सिक्योरिटी, इन पे खर्चा सब कुछ करें, सारा अटेंशन उसी पे जा रहा है। और जो जम्मू कश्मीर में जो काम होना था, जो ऑफिसर साहिबान है, वो भी इन्हीं मिनिस्टर्स के साथ बिजी हैं, तो कैसे काम होगा? कश्मीर के हालात को लेकर के आए दिन आप केंद्र सरकार के रोड मैप, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, क्या आपके पास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ऐसा कोई रोड मैप है कि कश्मीर के हालात में सुधार आ सकता है? हम तो कोई ज़बानी बात करने वाले नहीं है। मुफ्ती साहब ने दिखा दिया, 2002 से लेकर 2005 तक वाजपेयी जी के साथ मिलके उन्होंने इस मुल्क को एक रोड मैप दिया कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं, कैसे जो इंटरनल डायमेंशन है यानी अंदर बात होनी चाहिए और एक्सटर्नल डायमेंशन है यानी पाकिस्तान की बात है, किस तरह आप रिलेशन सुधार के जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और उसके बाद तरक्की भी हुई, कॉलेज भी बने, यूनिवर्सिटी भी बने, सड़कें भी बने, रास्ते भी खुले, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, मिलिटेंसी कम हो गई। ये तो सब मुफ्ती साहब ने करके दिखाया। ये तो पीडीपी का रोड मैप है, रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग। हम तो कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो करके दिखाया ना। आप हमेशा केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करती हैं जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं, पाकिस्तान को क्यों क्रिटिसाइज? देखिए, अगर आपके घर में जलने वाली कोई चीज होगी
तो जो आपका पड़ोसी है जिसके आपसे ताल्लुकात खराब हैं वो जरूर उसमें माचिस की तीली डाल देगा। मगर अगर आप अपने घर को ठीक करेंगे, सुधारेंगे उसको, घर के हालात को ठीक करेंगे, घर के लोगों को अपनाएंगे, उनका दिल जीतेंगे, तो बाहर के आदमी को, बाहर के हमसाया को आपके घर की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं मिलेगा। मगर यहाँ तो उल्टा इन्होंने और ज्यादा मौका दे दिया 370 और 35 से हटा के। इन्होंने तो, वो तो हमको पाकिस्तान ही नहीं दिया था, वो तो हमको चीन ने नहीं दिया था, वो तो इसी मुल्क ने दिया था, वो तो गांधी के, नेहरू के मुल्क ने हमें दिया था। मगर बदकिस्मती से ही इस वक्त मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं। और एज ए जम्मू कश्मीर की रहने वाली, आज इस मुल्क के साथ जो हमारा अकीदा रहा है, हम कहते हैं कि हम गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं। हमें वही गांधी का, वही जवाहरलाल नेहरू का मुल्क चाहिए। आपकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनको, उनसे आपको कम हमदर्दी है। हमदर्दी उन लोगों से है जिनको हिरासत में लिया गया अभी रिसेंटली, ये जो किलिंग हुई है उसके बाद से। आम शहरियों को हिरासत में लेके जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, अगर उनके जख्मों पे मरहम होता तो मैं कतई इसके खिलाफ नहीं होती। मगर अगर आप सिविलियंस, इनोसेंट लोगों को पकड़ के लाएंगे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को दिखाने के लिए, देखिए हमने 700 लोग बंद कर दिए आपकी खातिर, तो मैं उसके कतई खिलाफ हूँ। आम लोगों को, आम शहरियों को सताओगे तो हमारे जो माहौल है वो और खराब हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा पहले भी, हमारे लिए खराब हो जाएगा, हम सब के लिए, और पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खराब हो जाएगा, माइनॉरिटीज के लिए खराब हो जाएगा, मेजॉरिटी के लिए खराब हो जाएगा। क्योंकि जब आप जुल्म करते हो, जब आप ऑपरेशन करते हो, सप्रेशन करते हो, उससे एलिनेशन बढ़ जाती है और लोग आपके और ज्यादा मुखालिफ हो जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। आप बार बार ये इल्जाम लगाती है कि केंद्र सरकार एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। क्या ये जो बड़े नेता इधर से उधर जा रहे हैं, क्या इसमें भी उनका हाथ है? देखिए, ये बीजेपी को एक गलत फहमी है। वो समझते हैं जो पार्टीज हैं ये कोई इंडिविजुअल्स हैं, और बीजेपी जो है वो पार्टीज को नहीं ब्रेक करना चाहती, वो अपने एजेंडे को आगे चलाना चाहती है। इसलिए पहले उन्होंने 2018 में पीडीपी से शुरुआत की, हमारे लोगों को लेना शुरू किया। और बदकिस्मती की बात यह है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में पहले जिनको ये चोर कहते हैं, गद्दार कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, करप्ट कहते हैं, जब वो जमात छोड़ के इनकी जमात में शामिल हो जाते हैं या इनकी जो प्रॉक्सीज है उन जमातों में शामिल हो जाते हैं, तो उनका ड्राई क्लीन हो जाता है, फिर वो अच्छे हो जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी जो लेटेस्ट मिसाल है, हमारे बड़े अच्छे एक्स जेके बैंक के चेयरमैन होते थे, उनको जेल में डाल दिया 2-3 महीने, उसके बाद उन्होंने एक जमात ज्वाइन कर ली, अब वो ठीक हो गए। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे बंगाल में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कि लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लालच दी जाती है, ताकि जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस हमने इतने साल बनाए हैं, पार्टीज खड़ी की हैं एक एजेंडे के तहत। क्योंकि हमारी पार्टी जो है, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे हम हैं या दूसरी पार्टी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा है। तो आप एजेंडे को खत्म नहीं कर सकते हो, आप पार्टी को जरूर खत्म कर सकते हो, आप लोगों को लेके पार्टी को कमजोर कर सकते हो, मगर जो एजेंडा है वो कभी कमजोर नहीं होता है, वो लोगों का एजेंडा होता है। इसलिए ये जो तोड़फोड़ इन्होंने अब शुरू की है दोबारा, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का जो इरादा है और मजबूत हो जाएगा कि हमने इस मुल्क को जो है गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे हम। लास्ट सवाल में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर डैमेज किया है तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को डैमेज किया है। जैसे आप कहते हैं कि बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी, वहां पे हमारे आपके बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। अब आपको कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, क्या कैडर अभी भी आपके साथ? मुझे एक बात की खुशी है कि जो हमारा कैडर है वो सारा अपनी जगह, इतने गरीब लोग आज भी मैंने देखे, इतनी दूर दूर से आए हुए हमारे वर्कर हजरात, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे मुगल मैदान हो, चाहे ठाठरी हो, चाहे आज यहाँ रामबन हो, या सवेरे जो सुबह मैंने यहाँ बटोट में मीटिंग की, इसी तरह पीर पंचाल में मीटिंग की। हमारा वर्कर गरीब जरूर है, मगर वो इरादे का पक्का है, वो अपनी जगह खड़ा है, जिसकी वजह से जो लीडर चले गए वो खाली हाथ चले गए। तो इसलिए पार्टी के एजेंडे पे उस पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब के विजन के साथ लोग हैं, मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ लोग हैं, इसलिए लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और खासकर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पार्टी के साथ जवान लोग जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है। मैं जहां भी गई
मेरी मीटिंग्स जी, में ज्यादा जी। तादाद जवानों की थी, क्योंकि जवान सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। अब देखिए इस वक्त 21% जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और इतने कभी कह रहे थे 50,000 जी। को नौकरी देंगे, उनको तो नहीं देंगे, पर जो रिटायर्ड लोग हैं उनको कहते हैं उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट देंगे। आंगनवाड़ी लोगों वर्कर्स को निकाल दिया, जी। सरकारी लोगों को मिलिटेंसी के नाम पे विदाउट एनी प्रूफ निकाल रहे हैं। तो लोगों को तो ये बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार तो किसी को नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब जवान लोग हैं वो हमारी मीटिंग्स में हमारी बात को ज्यादा अच्छी तरह से और संजीदगी से सुनते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।